From the past few days, you must be watching the movement going around reservation. रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से एक पूरी की पूरी मूवमेंट चली हुई है जिसका कहना है कि रिजर्वेशन को हटाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है रिजर्वेशन को हटाने का, ये आज का नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चल रहा है। कई लोगों ने इसको प्रपोज किया है कि रिजर्वेशन को हटाया जाना चाहिए, पर आज तक वो हटा नहीं। इनफैक्ट मेरा कहना ये है कि कितनी भी सरकारें आ जाएं, कैसी भी सरकारें आ जाएं, रिजर्वेशन को हटाने की चर्चा जल्दी नहीं की जाएगी और उसके पीछे क्या वजह क्या है ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर फिलहाल हम ये समझते हैं कि आज के डेट में जो इसने इतनी आग पकड़ी हुई है वो क्यों पकड़ी हुई है। दरअसल सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी कास्ट को टारगेट करते हुए, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए जितने भी स्लोगन्स लगाए गए, उसके बाद ये कहा जा रहा है दैट अगर आपको एजुकेशन के प्रोटेस्ट में कास्ट को घुसाना है, कैटेगरी को घुसाना है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से ही घुसाएं एंड व्हाई नॉट लेट्स मेक अ वेरी फेयर एजुकेशन सिस्टम एंड एक्चुअली रिमूव द रिजर्वेशन। ये भी एक्चुअली कास्ट को डिनोट करता है, लेकिन ये मुद्दा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर आइडिया कितना सही है या फिर कितना गलत है, इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रिजर्वेशन को हटाना कितना पॉसिबल है और ये भी देखने वाले हैं लास्ट में कि क्या अगर रिजर्वेशन को हटाया जाएगा तो उसके पीछे के सोल्यूशंस क्या हैं, क्या उसको करने के लिए हम कर सकते हैं। कुल मिलाकर रिजर्वेशन के अराउंड जितने भी एंगल से हम सवाल बना सकते हैं उनको बनाएंगे एंड उन सवालों को हम सॉल्व भी करने वाले हैं एक लॉजिकल आंसर के साथ। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं रिजर्वेशन की। नमस्कार, मेरा नाम है उज्ज्वल आलेख मिश्रा और स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम हर एक टॉपिक को कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की नजर से देखते हैं। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें डिटेल में जानना चाहिए रिजर्वेशन के बारे में। जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन के अराउंड डिबेट करते हैं, तो सबसे पहला अजम्पशन जो मान लिया जाता है लोगों का, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड रिजर्वेशन फॉर एन इनफिनिट पीरियड। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो चीज है, इस पॉइंट को झुटलाने से या सच बोलने से पहले मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इसका जवाब वाकई में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब वो इक्वालिटी के यानी कि राइट टू इक्वालिटी देने के पॉइंट पर पहुंचे, देन दे फेस्ड अ डिलेमा कि जो जितने भी आज तक के हमारे अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनमें काफी सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको सारे के सारे राइट, सारे के सारे रिसोर्सेस मिले हैं, लेकिन देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, पर्टिकुलर सेट ऑफ द सोसाइटी, जहां पर उन लोगों को डिप्राइव करके रखा गया रिसोर्सेज से। एजुकेशन कह सकते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, एंड उनको ये मिलना जरूरी था। एंड सिंस नाउ दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, देयर पर्टिकुलर रिसोर्सेज, तो जरूरी हो जाता है कि हम उनको इक्वल ट्रीट करें। पर अगर हम सबको एक ही राइट देते हैं, एक ही इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, तो दैट इज एक्चुअली एन इनजस्टिस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा कि अगर इफ यू आर ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली, देन यू आर एक्चुअली डूइंग इनजस्टिस टू द इक्वालिटी इटसेल्फ। एंड इसीलिए ये तब मान लिया गया कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होने जरूरी है, एंड उन्हीं स्पेशल प्रोविजन से जन्म हुआ था रिजर्वेशन का। आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पेशल प्रोविजंस के लिए बात चली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं कहता कि उन पर्टिकुलर स्पेशल प्रोविजंस को बेस बनाकर कोई एक पर्टिकुलर जाति प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को वायलेट करे। कोई भी चीज जो बनी है, जिस गोल के लिए बनी है, जब वो गोल एक बार अचीव हो जाए तो उसे उसी वक्त स्क्रैप कर देना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आप भी नहीं बता सकते, ना मैं बता सकता हूं कि रिजर्वेशन का गोल क्या है। आखिर क्या ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके पहुंचने पर हम ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो गोल था वो अचीव हो गया है? ऐसा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। और ऐसे ही कुछ चीजों को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल फ्रेमवर्क की हम बात करें तो आर्टिकल 16(1) जो है ये बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और उसी के साथ 16(4) ये कहता है कि जो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ सोसाइटी है, जैसे कि मैंने कहा जो बैकवर्ड है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी मैं बैकवर्ड यूज करूं या फिर लोअर कास्ट यूज करूं, वो मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, बल्कि जो चीजें वाकई में समाज कंसिडर कर रहा है, मैं बस उसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो अगर मेरी बातों से किसी को भी हर्ट होता है, देन आई एम रियली सॉरी, बट आई डोंट एक्चुअली मीन इट। तो अगर बात करें हम उसकी 16(4) की, तो 16(4) कहता है कि जो भी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल है जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सरकार कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो आज के केस में रिजर्वेशन है, जो आज के केस में लोअर कट ऑफ्स है। उसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिकल 15 में भी जो आप देखेंगे तो 15(4) आता है। वैसे ये शुरू से नहीं था, 15(4) बाद में ऐड किया गया है 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरई राजन के केस के बाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप कोई भी कोटा बेस्ड रिजर्वेशन करना चाहेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 15(4) को ऐड कर दिया गया। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहीं भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जब क्लॉज पढ़ रहे होंगे या कोई भी स्पेशल प्रोविजन का आप क्लॉज पढ़िए, तो वहां पर कभी भी रिजर्वेशन की बात तो होती नहीं है। पहली बात, ऊपर से आपको कुछ भी प्रॉमिस किया जा रहा है तो वो प्रॉमिस किया जा रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटेशन।
संविधान कहता है कि जहां भी आज तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, वहां पर आपको रिप्रेजेंट करने का हम पूरा मौका देते हैं एंड इसी चीज का हम आपको प्रॉमिस देते हैं। देयर इज नो प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो प्रॉमिस ऑफ एनी स्पेशल बेनिफिट दैट विल बी गिवन टू यू। अगर ऐसा कुछ बेनिफिट दिया भी जा रहा है तो वो सरकार के अपने मन पर दिया जा रहा है, सरकार के अपने विल पर दिया जा रहा है। सरकार ने अगर चाहा होगा तभी आपको मिल रहा है, लेकिन संविधान आपसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता। वो बस कहता है कि आपको सबके बराबर रखा जाएगा, दैट्स इट। सो बेसिकली जो रिजर्वेशन को जैसा हम आज के डेट में देखते हैं, रिजर्वेशन शुरुआत में बिल्कुल वैसा था ही नहीं, और यही चीज हमें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करनी है। साथ ही बी आर अम्बेडकर का जो विजन था रिजर्वेशन को लेकर के, बी आर अम्बेडकर का जो विजन था रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, उसको भी आपको जानना चाहिए। बी आर अम्बेडकर ने काफी स्टेजेस पर कहा है कि इंडिया में जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको बराबर लाने के लिए हमें काफी कुछ करना होगा। बी आर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि हिस्टोरिकली जितनी भी डिप्रीवेशन हुई है उसको सॉल्व करने के लिए वी नीड अ करेक्टिव मेजर, एंड उसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन को ही सजेस्ट किया था। लेकिन अकेले रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये बी आर अम्बेडकर का सपना नहीं था। बी आर अम्बेडकर के हिसाब से यूनिवर्सल एजुकेशन एंड ऑल द अदर प्रोविजंस व्हिच आर नीडेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर क्लास आर आल्सो मैंडेटरी एंड शुड आल्सो बी डन। इसका मतलब था कि अम्बेडकर साहब जो थे वो भी ये नहीं सोचते थे कि सिर्फ रिजर्वेशन ही एक टूल है जिसके तहत हम सोशल जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन इज जस्ट अ वन सिंगल टूल व्हिच नीड्स टू बी अरेंज्ड विद ऑल अदर टूल्स टू एक्चुअली अचीव द गोल ऑफ इक्वालिटी। साथ ही अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लॉजिक की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंपल लॉजिक होता है रिजर्वेशन को लेकर के। हिस्टोरिकल डिप्रीवेशन की वजह से काफी हद तक एक डिफरेंट माहौल पैदा हुआ लोअर कास्ट के लोगों के लिए। इस माहौल की वजह से देयर वर ऑलवेज अंडर रिप्रेजेंटेड। अब उस अंडर रिप्रेजेंटेशन को ठीक करने के लिए एक करेक्टिव मेजर आना चाहिए, एक करेक्टिव टूल होना चाहिए, टेम्पररी करेक्टिव टूल होना चाहिए, दैट इज रिजर्वेशन। एंड वंस द गोल इज अचीव्ड, एनी सच प्रोविजन, इस केस में रिजर्वेशन है, एनी सच प्रोविजन शैल बी स्क्रैप्ड आफ्टर द गोल इज अचीव्ड। तो ऐसे में अगर इसको हम देखें तो सीधा सीधा मतलब निकलता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वांटेड कि हाँ ये जो चीज है इसको हम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हटाएं एंड वाकई एक ऐसे समाज को क्रिएट करें जहां सब इक्वल हो। अब रिजर्वेशन का विरोध करते हुए काफी लोग ये भी कह देते हैं कि रिजर्वेशन जो है ना वो तो 10 साल बाद खत्म होना था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो ना वो पूरी तरीके से ठीक है और ना ये पूरी तरीके से गलत है। एक्चुअली द सनसेट क्लॉज विच दे आर टॉकिंग अबाउट इज आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में किए गए हैं। अब इन पे जो 10 साल का सनसेट क्लॉज लगा हुआ था, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर गोल अचीव नहीं होता है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल ये उठता है कि जब हमें पता ही नहीं है कि किस पर्टिकुलर लेवल को, किस पर्टिकुलर एम को मान करके इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन को लगाया जा रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये गोल अचीव हो गया। कोई पर्टिकुलर बेंचमार्क तो सेट होना चाहिए ना, कोई पर्टिकुलर लेवल तो होना चाहिए जिसके तहत कहा जा सके कि हाँ नाउ वी आर एट द लेवल विच वाज एक्सपेक्टेड कि हम यहाँ पर पहुंचे। साथ ही आर्टिकल 334 यानी कि जो 10 साल का सनसेट क्लॉज है, ये आर्टिकल 15(4) और 16(4) पर लगता ही नहीं है। 15(4) तो खैर बाद में भी आया है तो उस पर लगना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 16(4) पर भी जो पहले से था उस पर भी ये नहीं लगता। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें, टेक्निकली बात करें, तो हमारे पास जो बाकी के इस वक्त मौजूदा रिजर्वेशंस हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा रिजर्वेशन है जिसका खत्म होना कहीं ना कहीं हमें पॉसिबल दिखता है। लेकिन बाकी के जो 2 रिजर्वेशंस का कैटेगरी हमें दिखता है उसका कोई लिमिटेशन, उसका कोई एक्सप्रेशन दिया ही नहीं गया है, तो टेक्निकली उनका खत्म होना कभी पॉसिबल दिखता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स थे उसको आगे आने वाली गवर्नमेंट्स और कोर्ट्स पर छोड़ दिया कि वही डिसाइड करेंगी कि इसके साथ क्या होगा। और मेरे हिसाब से तो इसको हटाने का काम कोई सरकार जल्दी करेगी नहीं, क्योंकि इससे उनके वोट बैंक पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और इसको ना हटाने का जो एक्सक्यूज होता है वो यही होता है दैट रिजर्वेशन इज अ करेक्टिव टूल। लेकिन अगर ये वाकई में करेक्टिव टूल है भी तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि दिन पर दिन नए नए कैटेगरीज को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले SC ST, उसके बाद OBC, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसमें वुमेन को, एक्स सर्विसमैन को और भी 2-3 कैटेगरीज को यानी फिजिकल डिसेबिलिटी वाली कैटेगरीज को इसमें रिजर्वेशन मिला। एंड उसके अलावा स्टेट एंड डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन एंड एट लास्ट EWS, इन सभी की सभी कैटेगरीज को ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जो सवाल शुरुआत से ये था कि हम कैसे सोशल इनजस्टिस को खत्म कर सकते हैं, इतनी सारी कैटेगरीज को ऐड करने के बाद रिजर्वेशन के अंदर बदल कर हो जाता है कि हमें किसको ऐड करना चाहिए, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए और इस सब को डिसाइड करने की जो पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछे तो रिजर्वेशन के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स उन लोगों के लिए नहीं, किसी कास्ट दूसरी कास्ट के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है वोट बैंक।
पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चंद वोटों के लिए कई इलेक्शंस में ये वादा कर देती हैं कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम आपकी इस पर्टिकुलर कैटेगरी को, जो कि उनका वोट बैंक होगा, उसको रिजर्वेशन के अंदर डालेंगे, उसको बैकवर्ड क्लास में डाल देंगे ताकि आपको वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिले। दूसरे डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो दूसरा डिसएडवांटेज कहता ही यही है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बेंचमार्क ही सेट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लिमिट ही सेट नहीं की, तो आखिर कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि जिन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने स्पेशल प्रोविजन, कोई भी स्पेशल प्रोविजन हो, अगर उसको हमने लागू किया है तो वो अचीव हुआ है या फिर नहीं। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, तो हम कर क्या सकते हैं उसको पाने के लिए। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये जाने कि वाकई में हमारे गोल्स कब अचीव होंगे। तीसरा डिसएडवांटेज होता है उन्हीं कैटेगरी के लोगों के लिए जिस कैटेगरी को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, और इस चीज को अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी। जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जब हम एक बार में किसी चीज पर ओवर रिलायंट हो जाते हैं, किसी कोटा पर ओवर रिलायंट हो जाते हैं, तो हम उन सारी की सारी चीजों को करना छोड़ देते हैं जो कि हमें करनी चाहिए थी जब वो कोटा हमारे लिए नहीं होती। हम एजुकेशन पर ध्यान देना भूल जाते हैं, हम हेल्थ केयर पर ध्यान देना भूल जाते हैं, हम बेटर इंस्टीट्यूट्स बनाने पर ध्यान देना भूल जाते हैं, हम वो सब कुछ करने पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो कि वाकई में समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए था। ऐसे में कोटा कितना ज्यादा बढ़िया है या फिर कितना ज्यादा खराब है, इसकी जवाब देने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि मुझे है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कंटिन्यूड कैटेगराइजेशन ऑफ द क्लासेस एक्चुअली रीइंफोर्स द कास्ट आइडेंटिटी। जब आप एक बार कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम बात करते हैं किसी चीज की, दो स्टूडेंट्स की, एक स्टूडेंट जनरल का है, एक स्टूडेंट जो है वो SC ST या किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है। दोनों का एडमिशन होता है एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही कॉलेज में। लेकिन जब हम बात करते हैं परसेप्शन की, तो ये डिफॉल्ट मोड में मान लिया जाएगा कि अगर ये आदमी कैटेगरी से है तो पक्का ना पक्का इसका जो एडमिशन है वो लोअर कट ऑफ पे हुआ होगा। हो सकता है कि उसके मार्क्स भी उतने ही हों जितने कि जनरल स्टूडेंट के थे, लेकिन सिंस हमने कास्ट आइडेंटिटी को इतना रीइंफोर्स कर दिया है ऑलरेडी कि जब भी कोई बच्चा सुनता है कि ये स्टूडेंट कास्ट से आया है, ये स्टूडेंट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये मान लेता है कि इस पे मेरिट नहीं होगा। एंड आई अगेन रिपीट, वो मान लेता है कि इसमें मेरिट नहीं होगा। एंड ये शायद कहीं ना कहीं सिस्टम की ही गलती है। तो कुल मिलाकर इतने देर का जो निचोड़ है वो यही आता है कि अगर हमने कुछ चीज़ को फिक्स करने के लिए कोई करेक्टिव मेजर बनाया है, तो वो चीज़ वाकई में काम कर रही है कि नहीं, उसको मेजर करने के लिए हमारे क्या स्टैंडर्ड्स, क्या बेंचमार्क्स होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आखिर वो क्यों नहीं है, इस चीज़ को इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम बहुत इंपॉर्टेंटली बात करने वाले हैं कैटेगराइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन की। अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, SC ST यानी कि कास्ट के बेसिस पर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है, स्टेट डोमिसाइल बेस्ड के बेसिस पर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस आपको मिले हुए हैं। तो अलग अलग लेवल के रिजर्वेशंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की। अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 15(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, जो इस केस में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। वहीं आर्टिकल 16(4) की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16(4) टॉक्स अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर सरकार चाहे तो अंडर आर्टिकल 16(4) पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। लेकिन जब हम आर्टिकल 16(4) की बात करते हैं तो आपको आर्टिकल 16(1) को भी एक बार देखना चाहिए, जो कि कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसे में आर्टिकल 16(4) का होना काइंड ऑफ आयरनिकल लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉमिस किया है, जो कि उनके लिए जरूरी भी था। एंड इसीलिए मैं इसको वहीं से भी गलत नहीं मानता। तो कुल मिलाकर ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था वो काफी अच्छे से फंक्शन कर रहा था, काफी अच्छे से काम डिसाइड हो चुका था कैसे काम करेगा। लेकिन फिर साल आया 1992, जब एक लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ, दैट वाज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम फेमसली मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 4 काफी इंपॉर्टेंट रूलिंग्स दी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलिंग जो था वो ये था कि कभी किसी भी रिजर्वेशन को हम 50% से ऊपर लेकर नहीं जा सकते। ये एक सीलिंग बना दी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के ऊपर, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी को एक्चुअली हिंडर करता। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी रूलिंग दी वो ये थी कि जो बैकवर्डनेस है उसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर डिसाइड नहीं किया जा सकता। आपको और भी दूसरे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, तब जाकर आप डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन एक्चुअली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता भी है या फिर नहीं। उसके अलावा तीसरी रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने दी वो ये दी कि जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए, यानी कि वो लेयर जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है उसको ओबीसी से हटा दिया जाना चाहिए, उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी अनलिमिटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाँ, रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिस्टोरिकली डिप्रीवेशन हुई है एंड इसके लिए रिजर्वेशन को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन कभी भी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को हिंडर नहीं कर सकता, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता एंड इसीलिए 50% का जो कैप था उसको भी दिया गया, लेकिन इस चीज को भी एब्सोल्यूट नहीं माना गया एंड दैट्स व्हाई तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कुछ ही सालों बाद उसको तोड़ भी दिया। अब जो मैं आपके आगे पॉइंट रखने जा रहा हूँ वो सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉजिकली दैट इज वेरी ट्रू। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कैटेगरी से रिजर्वेशंस मिलती हैं वो ज़्यादा हानि अनरिजर्व्ड स्टूडेंट के बजाय उन लोगों को पहुंचाती है जो कि रिजर्वेशन के अंदर ही आते हैं, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? सुनने में अटपटा जरूर है पर ये सच है। दरअसल अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें तो 3 स्टूडेंट्स को मानिए, ये नॉन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और ये दोनों रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, लेकिन जो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि ये सेकंड या थर्ड जनरेशन का बेनिफिटर है, यानी कि इसके पिताजी ने या फिर इसके दादाजी ने रिजर्वेशन का यूज किया हुआ है एंड सो इसकी लाइफस्टाइल इसके लाइफस्टाइल से मेल खाती है, यानी कि सरकार के हिसाब से जो जनरल स्टूडेंट है जिसकी लाइफ अंबानी की तरह है उसकी तरह ही लाइफस्टाइल इसकी भी होती है, लेकिन सरकार की नज़र में इसकी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है। तो यहाँ पर आप टेक्निकली मुझे बताइए कि जब इसका कंपटीशन इससे हो रहा है तो क्या वाकई में इसका कंपटीशन इससे हो रहा है? इसको 700 मार्क्स लेकर आने हैं और इसको 500 मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसे में ये 500 मार्क्स लेकर आएगा तो इसका एडमिशन 500 पर हो जाएगा। तो इसके कंपटीशन में एक नॉन रिजर्वेशन वाला स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक वो स्टूडेंट है जिसके पास रिसोर्सेज में नहीं है, वो कैटेगरी से भी बिलोंग करता है एंड उसको भी कट ऑफ 500 पर ही क्लियर करना है। लेकिन सिंस इसके पास वो सारे रिसोर्सेज जो कि 700 मार्क्स लाने के लिए चाहिए, ये आराम से 500 मार्क्स लेकर आएगा और इसकी सीट पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में आप खुद बताइए, इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद आप खुद बताइए कि क्या मेरा पॉइंट गलत था जब मैंने कहा कि एक कैटेगरी वाला स्टूडेंट, एक प्रिविलेज्ड कैटेगरी वाला स्टूडेंट एक दूसरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए ही एक्चुअली में कंपटीशन है, और यही बात पूरी तरीके से सही भी होती है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि SC/ST इज नॉट अ होमोजेनियस ग्रुप। अगर आप 2024 का एक जजमेंट देखेंगे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का, उसमें आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो होमोजेनियस SC/ST है दैट इज नॉट अ होमोजेनियस ग्रुप एंड सबसे इंपॉर्टेंटली अगर ये होमोजेनियस ग्रुप नहीं है तो इनका ट्रीटमेंट भी एक तरीके का नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं इसी कैटेगरी के अंदर जो प्रोग्रेस कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, जस्ट लाइक OBC। तो बेसिकली इन सब बातों के बाद जो एक बात कही जा सकती है वो ये है कि जिस स्टेट में आज की डेट में कास्ट कोटाज है उस पर्टिकुलर फॉर्म में आई डोंट थिंक सो कि वो उस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव कर पाएंगे जिसका सपना संविधान ने देखा था। इसी का सोल्यूशन देते हुए आपको कई लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि हमें इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन की जरूरत है, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं हमें उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि EWS कैटेगरी के अंदर भी रिजर्वेशन होती है, यानी कि 2019 में जो 103rd अमेंडमेंट आया था उसमें जो EWS कैटेगरी है उसको 10% रिजर्वेशन मिली थी। साथ ही ये भी बात आपको जाननी चाहिए कि जो रिजर्व कैटेगरी है जिनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है उनको नहीं, बल्कि जो नॉन रिजर्व्ड हैं ऑलरेडी उनको ही इसका बेनिफिट मिलता। तो एक महीने में आप ये कह सकते हैं कि पहली बार पॉवर्टी को यानी इकोनॉमिक बेसिस पर किसी चीज का रिजर्वेशन मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो हिस्टोरिकल डिप्रीवेशन और जो हमारा कास्ट का बेसिस था उसी बेसिस पर रिजर्वेशन मिल रहा था। पर मेरे हिसाब से ये भी जो रिजर्वेशन है वो टोटली राइट नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसका जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो है सालाना 8 लाख रुपए। अगर आपकी इस पूरे घर की इनकम जो है वो सालाना 8 लाख रुपए से कम है तो आप EWS कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन अगर आप डेटा पर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लगभग 70% से भी ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, वो इसके अंदर फॉल करती है। उनकी इनकम 8 लाख रुपए महीने से कम है। ऐसे में मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जब फॉल करता है किसी कैटेगरी के अंदर तो वो कैटेगरी अपनी मीनिंग ही लूज कर देता है। अगर आप कह रहे हैं कि इस कैटेगरी को ये बेनिफिट मिलेगा तो जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही उस कैटेगरी के अंदर आ रही है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे किसको वो मिलना चाहिए और जिसको मिल रहा है उसको करेक्टली भी मिल रहा है या नहीं। एंड इस इनकम थ्रेशोल्ड से भी बड़ी प्रॉब्लम है इसका एनफोर्समेंट। अगर मैं बात करूं तो सैलरीड एम्प्लॉय जो भी सैलरीड होता है उसका जो पूरा ट्रेस होता है इनकम का पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है। इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ उसका खर्चा हुआ, ये सब कुछ ट्रेस होता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ वर्क हैं जिनका पूरा का पूरा काम ही कैश पर हो रहा है एंड इसीलिए उनके पूरे के पूरे इनकम को एंड खर्चों को ट्रेस कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में ऐसा भी बहुत आसानी से हो सकता है कि जो सैलरीड पर्सन हो, क्योंकि उसकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा है तो उसको बेनिफिट ना मिले, लेकिन किसी की इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन उसने क्योंकि उसने अपने सैलरी को, अपने इनकम को अंडर रिपोर्ट किया हुआ है तो उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्ली एक इनजस्टिस ही हो रहा है। EWS कैटेगरी से आगे बढ़ने पर हम बात करते हैं स्टेट बेस्ड कोटास की। स्टेट बेस्ड कोटास की अगर बात करें तो आर्टिकल 16(2) जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि कभी भी जो सरकार है वो किसी को भी उसके रेजिडेंस के बेस पर किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रोक
रोक नहीं सकती है, उसके बेसिस पर डिसाइड नहीं होगा कि उसको नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन उसी ठीक पॉइंट पर आर्टिकल 16(3) जो है वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकता है कि अगर किसी को वाकई में जरूरत है उसके डोमिसाइल के बेसिस पर उसको जॉब मिलने की। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर जो रिजर्वेशन मिलती है स्टेट या फिर डोमिसाइल बेस्ड पे, वो स्टेट गवर्नमेंट्स क्रिएट करती हैं। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल दिया जाता है कि जो लोग हैं उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए, जो एक राज्य के लोग हैं उनको उस राज्य में एम्प्लॉयमेंट का ज्यादा मौका मिलना चाहिए। लेकिन ठीक उसी पॉइंट पर पॉइंट ये भी निकलता है कि जब आप एक बार किसी को रिजर्वेशन दे देते हैं, किसी हर राज्य अगर ऐसा करने लगे, यही लॉजिक यूज करके हर किसी को रिजर्वेशन देने लगे अपने ही लोगों को, तो उससे काफी खतरा है। सबसे पहला तो खतरा ये है कि मैन फोर्स मोबिलिटी खत्म हो जाएगी, लोग एक शहर से दूसरे शहर जो जाते हैं वो नहीं जाएंगे। साथ ही क्योंकि आपके वर्कफोर्स में वैरायटी नहीं है, वेरिएंस नहीं है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आपके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनको भी पता रहेगा कि अगर एक जगह पर ज्यादा वैरायटी ऑफ टैलेंट है, सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, तो वाकई में वहां पर जो काम होगा वो ज्यादा बढ़िया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं कि एक जगह पर स्टेट रिजर्वेशन हो रहा है, तो उसी जगह पर बाकी राज्य के जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को अपना दुश्मन मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से एक पर्टिकुलर सीट, नंबर ऑफ सीट जो है वो कहीं और जा रही है। एंड देन इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब अगर आपको नहीं पता तो जो कैटेगराइजेशन होता है रिजर्वेशन का वो दो कैटेगरीज में है। सबसे पहला है वर्टिकल एंड देन उसके बाद है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में वही SC, ST, OBC अलग अलग कैटेगरीज, EWS वगैरह सब आते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल में आते हैं वुमेन, आर्म फोर्सेस, एक्स सर्विसमैन एंड उसके अलावा फिजिकली डिसेबल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक वुमेन है एंड शी इज फ्रॉम SC कैटेगरी, वो आर्मी में भी सर्व कर चुकी है एंड आर्मी में सर्व करने के बाद ड्यू टू सम एक्सीडेंट शी इज नाउ फिजिकली डिसेबल्ड। तो उनको ये सारे के सारे रिजर्वेशंस जो हैं उनके सारे के सारे कैटेगरीज के अंदर तो उनको कंसिडर किया जाएगा। पर यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप इनको हर कैटेगरी के अंदर कंसिडर करेंगे तो ऐसे तो हर कैटेगरी की सीट जो है ऑक्यूपाइड नजर आएगी जब तक एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर उनका कहीं पर भी एडमिशन या हायरिंग नहीं हो जाती है। तो ऐसे में आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इनको वाकई में किस कोटा के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि इसको डिसाइड करना एक लीगल पजल से कम नहीं होगा। एंड इसी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर इन 75 सालों में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि जो उसका अल्टीमेट गोल उस टाइम पर था वो पूरी तरीके से उससे भटक चुका है। पर इन सब के बीच सवाल ये आता है कि क्या जो सिस्टम किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर समाज के एक एविल को खत्म करने के लिए बनाया गया था, क्या वो वाकई में समाज का ही दुश्मन बन सकता है? जो आर्टिकल 335 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको अगर आप प्लेन इंग्लिश में समझे तो ये कहता है कि यस, रिजर्वेशन या कोई भी स्पेशल प्रोविजन जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, लेकिन while doing so you should not compromise with the efficiency of the administration। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो बस ये इतना कहना चाह रहा है कि जब भी आप कोई स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी एग्जाम में कट ऑफ को लोअर किया, तो ये भले ही आपने उसको उसमें लोअर किया, लेकिन इससे उस डिपार्टमेंट की या फिर अगर वो हायरिंग हो रही है तो उसकी वजह से उस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी में कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर इन प्रैक्टिकली स्टेट जो धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, उनको नीचे ही करता चला जाएगा, तो ऐसे में आर्टिकल 335 की जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो खत्म सी हो जाती है। और रिजर्वेशन का ये मुद्दा तब और गर्मी पकड़ लेता है जब बात आती है हाईली स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स या फिर हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स की, जैसे मेडिकल, एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर रिसर्च। पॉइंट सिंपल सा है कि जो इंस्टीट्यूशंस टेक्निकल प्रिसीजन के हाईएस्ट लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, उनके स्टैंडर्ड्स भी उतने ही हाई होने चाहिए, जिसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, दैट इज स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2001। 2001 में एम्स ने 33% ऑफ सीट रिजर्व कर दिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अपने ही ग्रेजुएट्स के लिए एंड 50% कुछ स्पेशल कोर्सेज में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो चीज़ है वो गलत है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी का हनन है। प्लस व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन सच अ स्पेशलिटी फील्ड, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीज़, कोई भी टैलेंट आप एक्वायर करें वो टॉप नॉच हो। ऐसे में अगर आप कम मार्क्स पर किसी को पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन दे रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं आगे आने वाले जनरेशन के साथ। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हेल्ड करते हुए कहा कि वाकई में अगर आप सुपर स्पेशलिटी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं लाइक मेडिसिन, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टैलेंट आप ले रहे हो, जो भी टैलेंट आप एक्वायर कर रहे हो, वो टॉप नॉच हो, वो वाकई में उतना मेरिटोरियस हो उस सीट को एक्वायर करने के लिए। अब जब बात आती है मेरिटोरियस की, मेरिट की, तो संविधान ने मेरिट को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। संविधान नहीं बताता कि जो मेरिट है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। इन जनरल अगर हम बात करें तो हम उन बच्चों को मेरिटोरियस मान लेते हैं, उन बच्चों को मेरिटोरियस कह देते हैं जिनके एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स आते हैं और दोज हु मेंटेन अ वेरी वेल रिकॉर्ड इन एकेडमिक्स। लेकिन ये भी जो मेरिट है वो वैक्यूम में क्रिएट नहीं होती है, ये मेरिट अपने आप नहीं बनती है।
आप कभी भी दो बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते जिसमें से कि एक काफ़ी बुरे हालातों में पढ़ रहा है, काफ़ी बुरे रिसोर्सेज के साथ पढ़ रहा है, एंड एक दिल्ली में बैठा हुआ एयर कंडीशन कोचिंग में पढ़ रहा है। इन दोनों की मेरिट पक्का ना पक्का अलग होगी अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। एंड इसी एक ग्राउंड को बेसिस बनाकर कह दिया जाता है कि वाकई में रिजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताया था उसी स्टूडेंट का जो कि कैटेगरी में होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, वैसे बच्चे आकर के भी इस पूरे के पूरे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लेते हैं, जिससे कि ये फ़ायदा उनको नहीं मिलता जिनको वाकई में मिलना चाहिए। प्लस एग्जाम्स में ये रिजर्वेशन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होता है। लेट्स सपोज जो 700 का कट ऑफ है जनरल के स्टूडेंट के लिए तय हुआ है। अब जब जनरल के स्टूडेंट्स के लिए 700 का कट ऑफ तय हुआ है और उसके आए सिर्फ और सिर्फ 690, उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आप खुद सोचिए क्या उस 690 मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो 690 मार्क्स, जब बस वो 10 मार्क्स का जो फासले की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो क्या वो स्टूडेंट ही बिल्कुल बेवकूफ़ है? नहीं, वो 690 मार्क्स की वैल्यू होल्ड करता है, जो शायद अब जब वो अब्रॉड जाएगा तो उसे उसकी वैल्यू मिलेगी। एंड इसीलिए स्टूडेंट्स टेंड टू गो टू अब्रॉड फॉर देयर हायर स्टडीज। जिससे होता क्या है, 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है इंक्रीज्ड एजुकेशनल माइग्रेशन। बच्चे यहाँ से हट करके अब्रॉड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको एक ब्राइट फ्यूचर दिखता है और वहाँ पर उनको दिखता है कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसकी वजह से दूसरी चीज़ होती है जो कि है कैपिटल फ्लाइट, यानी कि जो फीस इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को मिलनी चाहिए थी, इंडिया में आनी चाहिए थी, वही फीस अब भारत से बाहर जाएगी एंड भारत की करेंसी अब देश से बाहर जाएगी, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट होगा। एंड इवेंचुअली जब इतने सारे टैलेंट्स उठ करके देश से बाहर जाएंगे तो फिर यही चीज़ होगी कि जो भारत का ब्रेन है, जो भारत का एक्चुअल युवा है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, जो भारत के अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी कोई एविडेंट नहीं है कि यही इसी एक रिजर्वेशन की वजह से लोग जा रहे हैं, और भी कई सारे रीज़न हैं। बट मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर रीज़न ये होगा। एंड क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान मेरिटोरियस है, अगर कोई इंसान काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पा रहा है, बस कुछ चंद मार्क्स से छूट जा रहा है क्योंकि उसका कट ऑफ इसलिए आया था क्योंकि उसको मान लिया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, जबकि वो नहीं है, तो आखिर वो इंसान क्यों नहीं अब्रॉड जाएगा? वो इंसान क्यों नहीं कहीं बाहर जाएगा जहाँ पर उसके उस मार्क्स की वैल्यू है, उस दिमाग की वैल्यू है? एंड इसीलिए हम कहते हैं, जब हम कंप्लेन करते हैं कि नहीं भारत का युवा भारत को छोड़ रहा है, नहीं जाना चाहिए, तो गलती हो रही है। गलती स्टूडेंट से नहीं हो रही है, गलती हमसे हो रही है। हम अगर कुछ गलती को सुधारने के लिए करेंगे तो वो नहीं जाएगा, नहीं करेंगे तो उसके पास ऑप्शंस है, वो चला जाएगा। तो कुल मिलाकर इन 75 सालों में जो रिजर्वेशन का फेस आज हमारे सामने है, ये उस फेस से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इमेजिन किया था। लेकिन फिर भी मेरा कहना जो होगा वो यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म से कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म से कोई भी चीज़ बेटर नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी दें। एंड इसीलिए ज़रूरत है एक ऐसे अल्टरनेटिव की, एक ऐसे या फिर प्रोग्रेशन की, जिसके तहत रिजर्वेशन को धीरे धीरे करके हटाया जा सके। अगर बात करें तो हमारा जो तरीका है वो वैसा होना चाहिए कि सोशल जस्टिस भी मेंटेन रहे। हमारा तरीका ये बिल्कुल ध्यान रखे कि जो मेरिट है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको भी वो मेंटेन रखे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि कभी भी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सडन ना हो, ताकि लोगों को एडजस्ट होने का टाइम मिले। तो मैंने अपने हिसाब से जो सोल्यूशन बनाया है उसमें मैंने उसको 2 फेजेज में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज शॉर्ट टर्म के लिए एंड दूसरा फेज लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो आपका दोनों में से कुछ भी अचीव नहीं होगा। या फिर आप लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में यूज़ करें या फिर शॉर्ट टर्म के तरीके को लॉन्ग टर्म में, तो चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज़ होता है यूनिवर्सल क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर ओबीसी में अप्लाई हुई है वही क्रीमी लेयर एससी, एसटी या दूसरे किसी भी फॉर्म ऑफ कैटेगरी में अप्लाई होनी चाहिए रिजर्वेशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए। अगर एससी कैटेगरी का कोई ऐसा आदमी है जिसके पास काफ़ी अच्छी खासी इनकम है, काफ़ी अच्छे खासा बैकग्राउंड हो चुका है, तो उसे अब उस क्रीमी लेयर में ऐड किया जाना चाहिए और उसे उस बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ है, अगर आप इसको बरकरार रखेंगे तो कहीं ना कहीं कैटेगरी के अंदर ही इंजस्टिस क्रिएट कर रही है, जैसे जिसकी बात मैंने कुछ देर पहले भी की थी। अब ये जो चीज़ अप्लाई होगी ये ऐसे ही अप्लाई नहीं होगी, इसके कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होंगी, जिसमें कि जो पॉसिबल इंडिकेटर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं पेरेंट्स होल्डिंग सीनियर ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी पोजीशन। यानी कि अगर किसी की जो पेरेंट्स हैं या कोई ग्रुप ए पोजीशन या ग्रुप बी की पोजीशन होल्ड किए हुए हैं गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में ही काफ़ी अच्छी खासी जॉब को होल्ड करते हैं, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, तो उनको फिर रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनको वही सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर जनरल के स्टूडेंट को मिल रहे होंगे। साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास काफ़ी अच्छी खासी सब्सटेंशियल एसेट्स हैं, तो उसको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये फिर अगेन इनजस्टिस ही होगा। क्योंकि बाकी जो मेन अजम्पशन हम करते हैं किसी कैटेगरी के स्टूडेंट की, वो करते हैं पिछड़े हुए के तौर पे।
अगर किसी के पास कोई पिछड़ा हुआ है तो किसी के पास इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी, किसी के पास इतना ज़्यादा एसेट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। एंड एक कैटेगरी जो हो सकती है वो उन लोगों की हो सकती है जो कि काफ़ी अच्छी खासी एडवांस क्वालिफिकेशंस होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर वो जॉब नहीं कर रहे, कोई अच्छी खासी पोजीशन पर नहीं है, तो वो बेसिकली शायद अपने ही वजह से हैं, वो जॉब नहीं करना चाहते इसलिए जॉब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास बेसिकली सीधी सी बात है कोई एडवांस क्वालिफिकेशन है तो आपको कोई भी अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, लेकिन तब भी अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो शायद वो आपकी अपनी विल है। उसी के साथ अगर बात करें तो लास्ट में मैं कहूँगा इसमें शॉर्ट टर्म में कि जो रिजर्वेशन है वो नहीं होनी चाहिए स्पेशलिटी जो फील्ड होती है उनमें, जो न्यूक्लियर फील्ड है, जो एटॉमिक फील्ड है, जो मेडिकल फील्ड है, उनमें रिजर्वेशन को हटाया जाना चाहिए। बिकॉज ये ऐसी फील्ड्स है जिनमें टैलेंट ही सर्वोपरि है, जिनमें टैलेंट को ही जगह मिलनी चाहिए। टैलेंट के बेसिस पर हो रहे हायरिंग को अपोज मत कीजिए, क्योंकि ये किसी की जान या फिर किसी के फ्यूचर का सवाल हो सकता है। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म में, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो अल्टरनेटिव है वो ये नहीं होगा बिल्कुल भी कि हम इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दें। धीरे धीरे जैसे ही सबसे पहले तो बेंचमार्क सेट किए जाने चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर लेवल पर जब पहुंच जाएंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, जिस भी रीजन से रिजर्वेशन सेट हुआ था उस रीजन को अचीव कर लिया गया है। एंड सो रिजर्वेशन का कोई एक पर्टिकुलर फेज को अब डाउन कर दिया जा सकता है, यानी कि उसको हटाया जा सकता है। साथ ही आज के डेट में कास्ट रिजर्वेशन को ही प्राइमरी माना जाता है, क्योंकि उसी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन जो फोकस है उसको हटा करके धीरे धीरे कर दिया जाना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से नहीं बल्कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि किस इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमी के बेसिस पर अगर पूरा का पूरा रिजर्वेशन कर दिया जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो चीज़ है वो है सिंगल जनरेशन बेनिफिट। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान को मिल चुका है ऑलरेडी बेनिफिट, उससे वो कोई अच्छी खासी पोस्ट पर जा चुका है, तो उसके बच्चों को उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन की, उस पर्टिकुलर बेनिफिट की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज अब वो सारे के सारे पा सकेगा जो कि किसी भी जनरल स्टूडेंट को मिलते। ऐसे में अगर उसे उस स्टूडेंट को वो बेनिफिट भी मिल रहा है और वो सारे के सारे रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, तो ये इनजस्टिस हो रहा है रिजर्वेशन वाले बाकी रिजर्वेशन के स्टूडेंट के साथ भी और नॉन रिजर्व स्टूडेंट्स के साथ भी। तो ये जो सिंगल जनरेशन बेनिफिट वाला क्लॉज है वो उसको स्पेशली ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस क्रिएट अभी भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को अगर हम समअप करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो वाकई में इसको नीड करते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो ये अपने उस फेस में तो नहीं है जिसका हम एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, जिसका हम मानते हैं कि ज़रूरत है। लेकिन अगर इसको ठीक कर दिया जाए, अगर इसको उस हिसाब से बना दिया जाए जैसा इसको होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम माना जाएगा। फिलहाल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरा ओपिनियन इस पर इतना ही था। बाकी बातें अगर आपके मन में कुछ हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।